फंडामेंटल राइट्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी का, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स से जनरली यू विल सी कि प्रीलिम्स में, मेंस में, ये दोनों ही जगह क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और ये वाला टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल भी होता है, टेक्निकल इन द सेंस आपको समझना होगा, क्योंकि इसमें कई चीज़ है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ नहीं है, उससे इंटरप्रिट करके हमें समझना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाले टॉपिक में कान ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ा है, ठीक है, मतलब घुमा कर है, जो लिखा हुआ है वैसा एज इट इज़ नहीं है, कई चीज़ हिडन मीनिंग है, वो हिडन मीनिंग को भी हमें कवर करना होता है इस टॉपिक में, आइए जी, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल है, तो समझते समझते आपका सबसे मेजर फोकस होना चाहिए समझने के ऊपर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे द टॉपिक दैट इज फंडामेंटल राइट्स। सो ये हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। बट चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हम थोड़ा सा समझते हैं कि राइट्स होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स क्या है, ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे। और जब मैं समझाऊंगा ना, उस समय आप सिर्फ ये वाले टॉपिक में सिर्फ समझने के ऊपर ध्यान रखिए, समझ लीजिए, उसके बाद में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। देखिए राइट्स अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल राइट, जिसको आप प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं, ठीक है, नेचुरल राइट्स, ठीक है। एक चीज होता है नेचुरल राइट्स। अब नेचुरल राइट होता क्या है? ये वो अधिकार होता है जो प्रकृति द्वारा हमें दिया गया है, नेचर द्वारा हमें दिया गया है, स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं है। नेचर द्वारा कैसे दिया गया है? हमें ये दो पैर जो है, ये स्टेट ने, सरकार ने दिया या नेचर ने दिया है? नेचर ने। तो नेचर ने पैर देने के साथ हमें चलने का अधिकार भी दे दिया। जुबान किसने दिया है? नेचर ने। तो इसके साथ उसने बोलने का अधिकार भी दिया है। जीवन दिया है, तो जीवन बिना सांस लिए होगा नहीं, तो सांस लेने का अधिकार भी किसने दिया है? नेचर ने हमें दिया है, ठीक है। तो नेचुरल राइट क्या होता है? एक व्यक्ति को मिला हुआ वह अधिकार, वो वाला राइट है जो नेचर द्वारा दिया गया है। मतलब ये राइट का सोर्स क्या है? नेचर है, ठीक है जी। नेचर के थ्रू हमें ये राइट हमें मिला है, तो इसका सोर्स क्या है? सोर्स इज नेचर, ठीक है। नेचर इसका सोर्स होता है, नॉट स्टेट, नॉट स्टेट, ठीक है। स्टेट इसका सोर्स नहीं है। अब क्या ये राइट को स्टेट आपसे वापस ले सकता है? नहीं। नेचुरल राइट स्टेट ना तो आपको देता है और ना ही तो वो आपसे छीन सकता है, ठीक है। सो सोर्स इसका, सोर्स नॉट स्टेट, एंड ऑल्सो स्टेट कैन नॉट टेक अवे दीज राइट्स, ठीक है। बेसिक सिंपल तरीके से हमने इसके कुछ नेचर को समझा। नेचुरल राइट क्या है? वो राइट जो नेचर द्वारा एक व्यक्ति को मिलता है। ये वाला राइट स्टेट उन्हें नहीं ग्रांट करता है, दिस इज नॉट ग्रांटेड बाय द स्टेट बट बाय द नेचर। एंड स्टेट, बिकॉज स्टेट दे भी रहा नहीं है, स्टेट इसको ले भी नहीं सकता, वापस आपसे छीन नहीं सकता, ठीक है। देन अनदर टाइप ऑफ राइट एग्जिस्ट करता है, उसको कहा जाता है ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स क्या है? तो ह्यूमन राइट्स भी, अच्छा नेचुरल राइट, नेचर ने पैर दिया तो चलने का अधिकार आपको दिया, लेकिन पैर तो उसने कुत्ता बिल्ली को भी तो दिया है, डॉग कैट को, ये सबको भी तो दिया है, तो चलने का अधिकार उसको दिया है कि नहीं? उसको भी दिया है, ठीक है। तो नेचुरल राइट्स सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है, नेचुरल राइट्स दूसरे जानवर लोगों के लिए भी है। ये समझिए कोई जानवर है, ठीक है, ये इसके लिए भी है, दीज राइट्स, राइट। तो नेचुरल राइट्स क्या है? नेचर द्वारा दिया गया राइट्स जो सारे लिविंग क्रिएचर को मिला है, सभी जीवित लोगों को मिला है, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आता है, जिसमें जानवर भी आते हैं, जिसमें सभी लोग आते हैं, ठीक है। दो ज़्यादा नेचुरल राइट्स। लेकिन नेचर द्वारा दिया गया राइट्स जो स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग के लिए है, उसको आप ह्यूमन राइट्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल राइट। ये एक तरीके का नेचुरल राइट है जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए है। नेचुरल राइट्स ओनली फॉर ह्यूमंस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, नेचर ने हमें बुद्धि दिया है, लेकिन इस दिमाग में उसने
है ना, एक अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, एनालाइज करने की कैपेसिटी, ऐसी कैपेसिटी दी है जिसके थ्रू हम अपनी डिग्निटी, अपने सम्मान, ये सबको एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वो सेम चीज़ एक डॉग, कैट, उन लोग नहीं समझ सकता, राइट। दिमाग तो उसने हमें भी दिया है, नेचर ने हमें दिमाग दिया है, नेचर ने कैट को भी दिमाग दिया है, लेकिन क्या कैट को डिग्निटी से रिलेटेड चीज़ समझ में आता है, सम्मान? उसको ऐसा लगता है मेरा तो आत्मसम्मान झटके में आ गया है, खतरे में आ गया, ऐसा उसको लगता है कभी? उसको नहीं लगता। वो क्यों? क्योंकि नेचर ने वो समझ, जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो उसको नहीं दिया है, ये सिर्फ मुझे दिया है, राइट, एग्री? तो नेचर ने ही दिया है, लेकिन वो जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तेज बुद्धि जो बोलते हैं, ये इसको नहीं दिया, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग को दिया है, तो वो सिर्फ ह्यूमन राइट आता है। तो राइट टू लीव मेरे पास भी है, राइट टू लीव एक कुत्ता के पास भी है, डॉग के पास भी है, लेकिन राइट टू लीव विथ डिग्निटी मेरे पास है, वो उसके पास नहीं है, क्योंकि वो डिग्निटी समझ ही नहीं सकता, उसको डिग्निटी का कोई सेंस ही नहीं है, राइट, गॉट इट? तो नेचुरल राइट जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए होता है, वो क्या है? ह्यूमन राइट है। तो ह्यूमन राइट का सोर्स कौन होता है बताइए? ये किसने ये आपको ये राइट दिया है? ह्यूमन राइट, ये भी नेचर ने ही दिया है, राइट। सो सोर्स इज नेचर, इसका भी सोर्स हमेशा नेचर ही होता है, और ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग को दिया गया रहता है। दिस इज ओनली फॉर द ह्यूमन बीइंग, ठीक है जी, क्लियर? देन उसके बाद में और दूसरा कौन है ना, जगह ही कम हो जाएगा। फिर एक राइट होता है जो आपको स्टेट यानी राज्य जब कोई कानून बनाता है, दैट इज एक्ट, और एक्ट के थ्रू आपको कोई राइट ग्रांट करता है। एक ह्यूमन बीइंग को कुछ राइट्स दिया जाता है बाय द स्टेट। स्टेट यानी राज्य ने, जिस आप स्टेट में रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, वो राज्य की सरकार कुछ लॉ बनाती है, और लॉ के थ्रू आपको कुछ राइट ग्रांट करती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लीगल राइट्स। लीगल राइट्स बाद में मैं आपको फ्यूचर में और एक और डिस्टिंग्विश लीगल राइट्स और स्टैट्यूटरी राइट्स में फ़र्क बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझिए, लीगल राइट्स के लिए एक और शब्द होता है, दैट इज स्टैट्यूटरी राइट्स। वैदिक अधिकार करके हम बोलते हैं इसको। राइट्स, ठीक है जी, ये सिर्फ स्टेट आपको ग्रांट करता है। ये वाला जो राइट है, स्टैट्यूटरी राइट, ये एक लॉ पास करके दिया जाता है। देश की संसद एक लॉ पास करेगी, और लॉ पास करके आपको कुछ राइट दे दिया। जैसे भारत की संसद ने हर किसी को एक अधिकार दिया है, 100 दिन के नौकरी का अधिकार। आपको 100 दिन का नौकरी तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा, अगर नहीं मिला तो उसके बदले कॉम्पनसेशन सरकार आपको पेमेंट कर देगी। 100 डेज का नौकरी आपको पक्का ही मिलेगा मनरेगा के थ्रू, है ना, मनरेगा के थ्रू। लाइक फॉर एग्जांपल राइट टू वर्क, ये नेचर ने नहीं दिया है, ये राइट टू वर्क आपको स्टेट ने दिया है मनरेगा के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कौन सा राइट है? ऐसे बहुत सारे मल्टीपल आपको राइट्स मिलेगा। स्टेट आपको राइट देता है कार चलाने का, मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू आपको एक पर्टिकुलर टेस्ट पास करना है, तो आपको राइट मिल जाएगा गाड़ी चलाने का। तो राइट टू ड्राइव ये आपको मिला। इसके अलावा राइट टू फूड, खाना आपको अरेंज करके दिया जाएगा। राइट टू ईट नहीं है, राइट टू फूड बेसिकली ये आपको खाना अवेल करके देगा। ये स्टेट ने आपको अधिकार दिया है कि क्योंकि आप भारत में रह रहे हैं, हम आपको अधिकार देते हैं, आपको राइट दे रहे हैं कि आपके पास ये खाना हमेशा अवेलेबल रहेगा, खाने की कभी कमी नहीं होगी। तो आपको राशन के थ्रू खाना दिया जाता है ना सरकार की तरफ से, वो क्यों है? अगर कोई व्यक्ति मार्केट से जाके खरीद के खा सकता है तो खाओ, जो नहीं भी खा सकता है तो उसको स्टेट ने अधिकार दिया है कि भाई तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए हम खाना बंदोबस्त कर देंगे सब्सिडी पे, राइट टू फूड करके, ठीक है, राइट टू फूड, राइट टू फूड, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे राइट्स हैं जो स्टेट के थ्रू आपको मिलता है, इसको कहा जाता है लीगल राइट। ये स्टेट कैसे देता है आपको? एक्ट पास करके, याद रखिएगा एक्ट। स्टेट की संसद को या स्टेट की असेंबली को बस एक कानून पास करना होता है, और कानून पास करके आपको कुछ अधिकार मिल गया। अब ये जैसे अधिकार मिल गया उसके बाद से आप तो बोलते ना कि चौड़ा होकर बोल रहे हो भाई अब नौकरी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मतलब ये आपका अधिकार बन चुका है, अब वो आप डिमांड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये डिमांड करने का अधिकार आपको किसने दिया? तो या आप इसको इमेजिन करिए, एक इंसान जैसे जन्म लिया, ये एक खाली डिब्बा है, राइट, इसमें एक एक चीज़ कोई कोई भरते जाएगा। जैसे नेचर ने इसमें भर दिया, भाई तू चलने का, मूव करने का तेरे को अधिकार दे दिया, तो मूव करने का हो गया है। बोलने का अधिकार दे दिया, तो भाई बोल भी सकता है, वो दे दिया। वैसे ही स्टेट ने इसको एक डिब्बे को राइट दे दिया है
कि भाई वर्क करने का राइट, फूड का राइट, इस तरीके का राइट। मतलब ये व्यक्ति एक मतलब ना कंप्लीट मैन कब बनेगा, जब इसको पूरी तरीके से हर जगह से राइट मिलेगा। ठीक है, तो राइट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं और ये राइट्स अलग अलग जगह से हमें मिलता है, राइट। सो व्हाट आर दीज राइट्स? एक है नेचुरल राइट, जो नेचर के थ्रू किसी भी पर्सन को मिलता है, स्टेट इसका सोर्स नहीं होता और स्टेट इस राइट्स को वापस भी नहीं ले सकता। देन कुछ नेचुरल राइट जो स्पेसिफिकली सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए अवेलेबल है, ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग, उसको क्या कहा जाता है? ह्यूमन राइट्स। अगेन ये भी एक तरीके का नेचुरल राइट ही है जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए, तो इसका भी सोर्स नेचर ही हुआ, करेक्ट है, नेचर ही हुआ, ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए अवेलेबल है। एक राइट्स ऐसा है जो नेचुरल राइट है, नेचुरल राइट है, लेकिन इस नेचुरल राइट को स्टेट के तरफ से गारंटी दिया गया है। देखिए कैसा है, समझाता हूं। नेचर ने हमें पैर दिया, राइट, पैर नेचर ने दिया, तो इसका मतलब मुझे चलने का राइट किसने दिया है? नेचर ने दिया है। राइट टू मूव नेचर ने दिया है। लेकिन मेरे ही जैसा एक पर्सन, उसका जन्म हुआ अफगानिस्तान में, उसके भी पास 2 पैर है, यानी उसको भी नेचर ने चलने का अधिकार दिया है, राइट। लेकिन वहाँ पर तालिबानी आता है, उसका पैर ही काट देता है ढाक से। नेचर ने उसको पैर दिया था, पैर देने का मतलब है उससे चलने का अधिकार दिया था, लेकिन कोई आया तालिबानी, उसके पैर को काट दिया, अब वो चल सकता है? नहीं। लेकिन इंडिया में क्योंकि मेरा जन्म हुआ, तो स्टेट ने मुझे गारंटी दिया है कि नेचर द्वारा दिया गया राइट्स जो आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी देता हूँ कि वो मैं आपसे कभी नहीं छीनने वाली या छीनने वाला, और कोई और भी आपसे छीन नहीं पाएगा, इसकी गारंटी आपको दिया है। ठीक है, यानी देखिए, आप का जन्म हुआ, साथ में जीभ मिला है बोलने के लिए। आप ही के जैसा किसी का जन्म अफ़गानिस्तान में हुआ, उसके भी पास टंग है बोलने के लिए। यानी नेचर ने हम दोनों को, इंडिया में जिसने जन्म लिया उसको भी बोलने का अधिकार दिया, और जिसने अफ़गानिस्तान में जन्म लिया उसको भी बोलने का अधिकार दिया ना। लेकिन वहाँ पर उसका जीभ कोई आकर काट दिया, तो वो एक्सरसाइज कर सकता है उस राइट को? नहीं, जीभ काट दिया, काम खत्म हो गया, राइट। इंडिया में ऐसा ना हो, इसके लिए स्टेट हमें गारंटी देता है कि भाई आपको नेचर द्वारा दिया गया वह राइट, वो राइट जिससे आपका जीवन चलेगा, मतलब आपके जीवन के लिए जो राइट्स नेचर ने आपको दिया है, उसका मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंडिया में वो आपसे कोई नहीं छीनेगा, ना तो स्टेट छीनेगा, ना तो कोई और आपसे छीन पाएगा। ठीक है, सो वो नेचुरल राइट्स जिसका गारंटी स्टेट ने लिया है, जिसके अगेंस्ट में गारंटी किसने दिया है? गारंटी स्टेट ने दिया है। द नेचुरल राइट गारंटेड बाय द स्टेट, जिसको स्टेट ने गारंटी कर दिया कि भाई ये वाला नेचुरल राइट आपका कोई नहीं छीनने वाला है। ठीक है, वैसे नेचुरल राइट्स को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स। समझ रहे? फंडामेंटल राइट्स एक तरीके का नेचुरल राइट है या नहीं है? है। फंडामेंटल राइट्स आर दोज नेचुरल राइट्स विच आर गारंटेड बाय द स्टेट। एग्री? करेक्ट है ना? हाँ। अब गारंटी में क्या बोला है? गारंटी में बोला है कि भाई ये वो राइट्स है, स्टेट ने गारंटी दिया है जो आपसे कोई छीनेगा नहीं। कोई का मतलब स्टेट आपसे नहीं छीनेगा, और इवन प्राइवेट आदमी भी आपसे नहीं छीनेगा। ठीक है, तो अगेंस्ट किसका है? तो दिस इज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में ये राइट मिला है? स्टेट के खुद के अगेंस्ट में, कि मैं आपसे ये कभी राइट्स छीनने वाला या छीनने वाली नहीं हूँ, और कोई दूसरा भी आपसे ये राइट्स छीनेगा नहीं। ठीक है, सो अगेंस्ट द स्टेट दिस राइट इज गारंटेड बाय द स्टेट अगेंस्ट द स्टेट। मतलब मोदी जी ने आपको गारंटी दिया कि जो नेचुरल राइट्स आपको मिला है फॉर योर लाइफ, फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ योर लाइफ, वो हम आपसे कभी नहीं छीनेंगे, स्टेट आपसे कभी नहीं छीनेगा, एंड ऑल्सो प्राइवेट पर्सन भी आपसे कभी ये नहीं छीनेगा। ठीक है, अभी के लिए स्टेट लिखिए, मैं प्राइवेट पर्सन क्यों या नहीं लिख रहा हूँ वो बाद में बताता हूँ। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स का सोर्स नेचर है? नेचर है क्योंकि ये नेचुरल राइट है ना, लेकिन इसको गारंटी यानी गारंटेड बाय स्टेट है। ठीक है, राइट, कि स्टेट के थ्रू इसको गारंटी मिल गया है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसके अलावा देश का संविधान वो भी आपको कुछ अधिकार देता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री,
जब ये आपको कोई अधिकार ग्रांट करता है, कोई राइट्स ग्रांट करता है एक पर्सन को, तो उस राइट्स को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देखिए अलग अलग जगह से राइट्स को कैसे पढ़ा जाता है, राइट्स को हमेशा उसके सोर्स के बेसिस पे पढ़ा जाता है। आपसे कोई बोलता है कि ये XYZ राइट नेचुरल राइट है या लीगल राइट है, आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? इस बात से आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से हमें राइट्स मिला है। ठीक है, तो जो राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया जाता है एक ह्यूमन बीइंग को, वैसे राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सोर्स क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ एनी राइट्स विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी राइट्स मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, वैसे राइट्स को आप बोलते हैं कि उसका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, हैंस दोज आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तभी तो आप बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो मुझे मिला है। और ऐसे राइट्स में कुछ भी अगर आपको बदलाव करना है तो उसके लिए इसमें अगर कुछ भी अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दैट यू कैन डू द चेंज। इसका एग्जाम्पल, लाइक फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी, हम डिटेल में ये सारा चीज़ पढ़ेंगे क्या क्या एग्जाम्पल है। अभी के लिए एक एक एग्जाम्पल ही लिख रहा हूँ। राइट टू प्रॉपर्टी ये संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 300A में, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 300A हमें राइट टू प्रॉपर्टी ग्रांट करता है। ठीक है, अब वो राइट जो 300A में लिखा हुआ है उसमें अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो वो चेंज करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा संविधान में जो राइट्स मेंशन्ड होता है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलते हैं और कहते हैं कि उस राइट का सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। इन राइट्स में कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब और फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स एक तरीके का नेचुरल राइट है। इट इज अ टाइप ऑफ नेचुरल राइट विच इज गारंटेड बाय द स्टेट कि आपसे ये छीना नहीं जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स एक नेचुरल राइट है जिसे मोदी जी ने गारंटी दिया है मुझे कि भाया टेंशन ना लियो, यहाँ पर पैर है, आपको भले अफगानिस्तान में पैर काट देता है लेकिन हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपका वो जो मूव करने का, चलने वाला जो राइट है वो इंडिया में पैर नहीं काटा जाएगा, यानी चलने के लिए पूरा आज़ादी दी रहेगी। इसकी गारंटी मोदी जी ने दिया है, इसीलिए मैं अब यहाँ रुक रहा भी हूँ। नहीं तो अगर मोदी जी ऐसा गारंटी नहीं दिए होते तो क्या भरोसा, कोई भी आकर पैर वैर काट वाट के निकल जाएगा तो इसके लिए इंडिया छोड़ के ही कहीं भाग गया होता है। ठीक है, तो मोदी जी के तरफ से यानी स्टेट के तरफ से ये गारंटी है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि मैं यहाँ पर शांति से, अच्छे से, चैन से रह रहा हूँ। अफगानिस्तान में लोग चैन से नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तो आपको समझ पाएगा कि फंडामेंटल राइट्स एक डेमोक्रेसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स किसी के सस्टेनेबिलिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किसी को भी किसी भी फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी फंडामेंटल राइट्स कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स ऐसा है। अब ये फंडामेंटल राइट्स जो मोदी जी ने गारंटी दिया, यानी स्टेट ने हमें गारंटी दिया है, ये कहाँ पर लिखा है? ये कहाँ पर लिखा है? ये नेचुरल राइट, इट इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल राइट विच इज़ गारंटेड बाय द स्टेट। लेकिन ये लिखा कहाँ है? कहीं तो लिखा होगा ना कौन कौन सा नेचुरल राइट गारंटी किया है। तो वैसे तो अमेरिका में एक सेपरेट अलग से बिल बनाया है और वहाँ पर लिखा है, लेकिन हमारे B.R. अम्बेडकर जी ने कहा कि इसको भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिख देते हैं, तो इसको भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया। ठीक है जी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही एक जगह पर फंडामेंटल राइट्स भी लिखा हुआ है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना? क्योंकि ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स मतलब ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो फंडामेंटल राइट है? इसको आप उसके थ्रू वेन डायग्राम, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दिस वन इज फंडामेंटल राइट्स, ऑल फंडामेंटल राइट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। एक सेकेंड, ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू देखिए ना,
देखिए अगर मैंने ये ऐसा बनाया बैट, ऐसा बनाया बॉल, तो ये बताइए ऑल बैट इज अ बॉल, राइट है? ऑल बॉल इज अ बैट, राइट है? कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है? ऑल बैट इज अ बॉल, ये अगर बैट है तो ऑल बैट इज अ बॉल, सारे के सारे बैट बॉल है। लेकिन क्या सारे के सारे बॉल बैट है? सिर्फ इतना ही पोर्शन वाला जो बॉल होगा वो बैट होगा, ये सब बॉल बैट नहीं है। ऑल बॉल इज नॉट अ बैट, ये वेन डायग्राम के थ्रू समझिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑल फंडामेंटल राइट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है? अब जरा एक चीज़ बताइए, मैंने कहा कि कोई भी राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो फंडामेंटल राइट भी एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कोई भी बदलाव करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की रिक्वायर पड़ती है, तो क्या फंडामेंटल राइट्स को में भी कोई भी चेंज करने के लिए आपको फंडामेंटल राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की नीड होगी, है ना? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। रुक जाइए मैं फिर से इसको अच्छे से बता देता हूँ। इसको अमेंड करना है अगर, तो यू नीड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है? देखिए बस इतना अभी फिलहाल के लिए सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स में सिंपल तरीके से ये तीन को निपटाते हैं पहले। ये तीन क्या है? जो राइट्स, जो अधिकार हमें नेचर द्वारा दिया गया है वो नेचुरल राइट होता है, राइट? नेचुरल राइट प्राकृतिक अधिकार हो गया, और इसे देता कौन है? प्रकृति, यानी नेचर हमें ये राइट्स देती है। नेचर ने सिर्फ आप ही का ठेका थोड़ी ले रखा है, वो कुत्ता बिल्ली ये भी तो है, उसको भी तो राइट्स देगा, तो ये सारे लिविंग क्रिएचर को राइट्स दिया है। तो नेचुरल राइट बेसिकली सिर्फ ह्यूमन का नहीं होता है, बहुत सारे अलग लिविंग क्रिएचर को भी ये राइट्स दिया जाता है, ठीक है जी? ये राइट का सोर्स क्या होता है? नेचर होता है। स्टेट इसका सोर्स नहीं है, सरकार द्वारा ये आपको अधिकार नहीं दिया गया, ये अधिकार आपको नेचर द्वारा दिया गया है, करेक्ट है? और बिकॉज ये अधिकार नेचर द्वारा दिया गया है, स्टेट द्वारा नहीं दिया गया है, हैंस स्टेट ये राइट्स आपसे छीन भी नहीं सकता, वो आपसे टेक अवे नहीं कर सकता, करेक्ट है? नेचुरल राइट खत्म। आगे बढ़े तो ह्यूमन राइट। नेचुरल राइट का वो राइट जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग को मिला है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स, ठीक है? तो ह्यूमन राइट्स भी एक तरीके का नेचुरल राइट है, राइट? जो सिर्फ और सिर्फ ओनली ह्यूमंस को मिला है, ठीक है? तो ह्यूमन राइट का सोर्स कौन हुआ? ये भी कौन है? ये नेचर है, ठीक है? वैसे ह्यूमन राइट्स का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप कब किया गया? ये जो कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल राइट्स में से भी स्पेसिफिकली हमने ह्यूमन राइट्स की बात की, ये कॉन्सेप्ट आया है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में, ठीक है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुआ उसके बाद से हमें लगा कि ह्यूमन बीइंग की भी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, ऐसा वैसा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट, ठीक है? नहीं तो पहले ह्यूमन राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसीलिए आप देखिए एंशियंट एज में या मेडिवल एज में ह्यूमन बीइंग को एनिमल जैसा ट्रीट किया जाता था, है ना? बंधुआ मजदूर बना के रख दीजिए, बॉन्डेड लेबर जैसा टाइप का होता था, खाने को भी ढंग से नहीं दे रहा है, जानवरों के जैसा उसको ट्रीटमेंट किया जाता था, स्लेवरी सिस्टम हुआ करती थी। क्यों था? क्योंकि ह्यूमन बीइंग को भी जानवर जैसा ही ट्रीट किया जाता था। बाद में आया ये कॉन्सेप्ट ह्यूमन राइट का कि ह्यूमंस को भी एक डिग्निटी है जो दूसरे लिविंग क्रिएचर के पास नहीं है लेकिन ह्यूमंस के पास है। तो ये कॉन्सेप्ट लेटेस्ट कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट, ठीक है? देन ये तो हो गया। अब नेचुरल राइट्स बहुत सारे हैं, समझिए 100 नेचुरल राइट्स मिले हैं। इसमें से कुछ ऐसे नेचुरल राइट्स हैं जो नेचुरल राइट्स आपके जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेचर ने आपको पैर दिया चलने के लिए, लेकिन कोई पैर ही काट देगा तो वैसा जीवन का क्या ही लेन देन, है ना? नेचर ने हाथ दिया है लेकिन कोई हाथ ही काट देगा तो क्या मतलब लेन देन? नेचर ने बोलने का अधिकार दिया, बोलने के लिए जुबान ही काट दिया तो क्या मतलब है, ठीक है? मतलब एक तरीके से नेचर हमें बहुत सारे राइट्स देता है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जो राइट्स अगर नहीं अवेलेबल रहा तो जीवन बेकार है, कोई मतलब का है ही नहीं, ठीक है? तो नेचर द्वारा दिया गया वह राइट्स जो जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन राइट्स को गवर्नमेंट क्या करती है? गारंटेड कर देती है, गारंटी दे देती है कि भाई मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ या ले रही हूँ कि इंडिया में आपसे ये राइट्स एटलीस्ट कोई नहीं छीन सकता, कोई दूसरा भी नहीं छीनेगा और ख़ास तौर पे हम तो छीनेंगे ही नहीं, ठीक है? सेम ऐसा अधिकार अफगानिस्तान में नहीं मिला, इसीलिए पैर काट देता है, मुंह काट देता है, यही सब काम चालू है, ठीक है? क्योंकि वहाँ ऐसा गारंटी नहीं है। तो नेचुरल राइट्स जो स्टेट द्वारा गारंटेड होता है वैसे राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक है?
फंडामेंटल राइट्स का भी सोर्स नेचर है, क्योंकि ये भी नेचुरल राइट है, इट इज़ वन टाइप ऑफ नेचुरल राइट, ठीक है, गारंटेड बाय द स्टेट, ओके। और ये गारंटेड किसके अगेंस्ट में, मतलब मोदी जी ने आपको बोला कि आपका पैर कोई नहीं काटेगा, तो आप बोलेंगे अरे मोदी जी दूसरा को तो छोड़ो, आप ही काट दोगे तो वो क्या, क्योंकि सबसे पावरफुल तो आप ही है ना। किसी भी स्टेट में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, आप बताइए, आपको क्या लगता है, दाऊद इब्राहिम ज़्यादा पावरफुल है या सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार ज़्यादा पावरफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। हमेशा याद रखिएगा मॉडर्न एज में, या मॉडर्न क्या उससे भी पहले भी, हमेशा सबसे ज़्यादा ताकतवर वही होता है जिसके पास पावर होता है, वो भी लीगल पावर होता है, ऑथराइज्ड पावर जिसके पास है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। और आपको चाहिए कि मेरा पैर कौन ना काटे, जो भी पावरफुल लोग है, उसमें सबसे पावरफुल मोदी जी है, तो आप चाहते हैं कि मोदी जी आप तो कम से कम आप ये गारंटी दो कि आप ही नहीं काटोगे, दूसरे का तो छोड़ दो, आप नहीं काटोगे वो बता दो। तो मतलब मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि मैं आपका पैर एटलीस्ट नहीं काटूंगा, ये तो पक्का ही गारंटी है। तो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स वो नेचुरल राइट्स है जो स्टेट द्वारा गारंटेड है कि वो राइट्स आपका नहीं छीना जाएगा, किसके द्वारा, स्टेट द्वारा, स्टेट आपका वो राइट्स कभी नहीं छीनेगा, ठीक है ना। अब ये आगे की बात बाद में करेंगे। फिर आइए, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो देश के संविधान में मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। वैसा राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमें मिल रहा है, हेंस हम कहते हैं कि इस राइट का सोर्स कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वो राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, इसका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, हेंस हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहते हैं। याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई राइट्स मेंशन्ड है, उन राइट्स में अगर कभी भी आपको कोई भी बदलाव करना है तो मैंडेटरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही लाना पड़ेगा, आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो ही उस राइट्स में कोई भी बदलाव किए जा सकते हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स हो सकता कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखते, अगर नहीं लिखते तो कुछ और चक्कर होता, लेकिन क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और बी आर अम्बेडकर जी ने फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया, हेंस फंडामेंटल राइट्स भी एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही हो गया, राइट। सो फंडामेंटल राइट्स नेचुरल राइट है सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसको कहाँ रखा गया है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया, इसके लिए इट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। सो ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, राइट। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, बट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट अ फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये इस डिब्बे के अंदर है क्या, नहीं। सो ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसके लिए इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, and because it is a constitutional right you need a constitution amendment for any change in these rights, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नाउ इसके अलावा एक राइट वो होता है जो स्टेट यानी सरकार आपको देती है, बस एक लॉ पास करके, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ राइट्स नहीं है, दीज आर द राइट्स नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इंस्टेड दीज आर द राइट्स विच आर प्रोवाइडेड टू यू बाय द स्टेट बाय अ लॉ, दे विल पास अ लॉ, इन लोग एक लॉ पास करते हैं और लॉ पास करके आपको कुछ अधिकार देते हैं, वैसे राइट्स को लीगल राइट या फिर स्टैट्यूटरी राइट्स कहा जाता है, राइट। और जैसे कि इसका एग्जांपल है राइट टू वर्क, राइट टू फूड, फलाना डिगराना, इन राइट्स में अगर कभी भी कोई भी चेंजेस करना है, कोई भी अमेंडमेंट करना है, राइट, अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, इस लॉ में आप चेंज कर दीजिए तो अधिकार में चेंज हो जाएगा। तो यानी इस को चेंज करने के लिए आपको एक ऑर्डिनरी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, ऑर्डिनरी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है और सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास करके आप इन राइट्स में चेंजेस कर सकते हैं, यू कैन मेक द चेंज इन दिस राइट्स, ठीक है जी। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स, करेक्ट है। अब चलिए इसको लिख लीजिए, एक बार समझ में आ गया फिर सही है, क्योंकि याद रखिएगा प्रीलिम्स में अब एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, जैसे कोई भी स्टेट पीसीएस में भी, यूपी का, बिहार का या फिर यूपीएससी का पेपर देखिए, उसमें फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। और दूसरा अब एक अप्रोच हो गया है कि वो डायरेक्ट आपसे फैक्ट नहीं पूछेगा, उसको फैक्ट नहीं, वो टेक्निकल चीज़ पूछेगा। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट देगा, फंडामेंटल राइट्स आर द नेचुरल राइट्स गारंटेड बाय द स्टेट, तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स नेचुरल राइट है या नहीं है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए वेदर इट इज़ गारंटेड बाय द स्टेट और नॉट, तो वो स्टेटमेंट आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है जी। चलिए अब इसको एक एक करके लिख के निपटा के खत्म कर देते हैं।
लिख लिए क्या आप लोग? चलिए तब तो सही है। ह्यूमन राइट्स कैसे राइट्स हैं, मतलब मैं समझा नहीं। स्टेट, अगर कोई ह्यूमन राइट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो जाएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अगर उसको फंडामेंटल राइट्स में डाल देंगे तो फंडामेंटल राइट्स, और अगर कोई ऐसा ह्यूमन राइट है जो एक्ट कानून पास करके दे रहा है तो उसको आप स्टैट्यूटरी राइट में डालेंगे, ठीक है। तो ये हमने जो किया, दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स, ये राइट्स के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ राइट्स, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि राइट्स की उत्पत्ति यानी इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका राइज कैसे हुआ, डिफरेंट राइट्स का ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, ठीक है। वैसे देखिए इसका फर्दर डिस्टिंग्विश करने की आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है कि लीगल राइट और स्टैट्यूटरी राइट में भी क्या फ़र्क होता है। आमतौर पे हम इसको सिनोनिमस करके एक ही साथ में समझ लेते हैं, लीगल राइट और स्टैट्यूटरी एक ही है, लेकिन वैसे अगर डिटेल में जाएंगे तो ये दोनों में फ़र्क होता है। क्या होता है, कुछ राइट्स हैं जो मोदी सरकार ने ऑर्डर इशू करके आपको दे दिया, और कुछ राइट्स हैं जो स्पेसिफिकली पार्लियामेंट लॉ पास करके आपको देती है। तो जो कानून पास करके दिया जाता है उसे कहा जाता है स्टैट्यूटरी राइट, और जो नॉर्मली ऐसा दिया जाएगा उसको मियरली एक लीगल राइट्स कहा जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल करेंगे तो गचपचोर ना हो जाए, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकेंड हेडिंग पे, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ राइट्स। राइट्स कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे उसकी उत्पत्ति होते गई, ठीक है। पहला जो सबसे पहले राइट्स, सबसे पहला बहुत ही शुरुआत में आप जाएंगे ह्यूमन हिस्ट्री में तो कोई अधिकार वधिकार का कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग के पास कोई अधिकार नहीं था। तो ह्यूमन सोसाइटी में जो सबसे पहला राइट का इमर्जेंस हुआ वो था सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, सिविल। अच्छा, और याद रखिएगा राइट्स ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडिया में कभी भी राइट वाइट का कोई बात ही नहीं होता था। इंडिया में हम धर्म की बात करते थे, धर्म मतलब ड्यूटी की बात हुआ करती थी, ठीक है। इंडिया का राइट्स वाइट नहीं है, राइट्स का कॉन्सेप्ट एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक काम करिए, उसको भी पहले लिख देता हूँ, बाद में ये सब लिखेंगे। राइट्स के बारे में याद रखिएगा, राइट्स एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेकेंड चीज, राइट एक मॉडर्न एरा कॉन्सेप्ट है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। जितने आप समय में पीछे पीछे जाते रहेंगे आपको दिखेगा कि राइट्स गायब हो रहा है, राइट्स है नहीं है नहीं है नहीं, कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है। एक टाइम बैक में चले जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कोई अधिकार नाम का चीज़ ही नहीं हुआ करता था, धीरे धीरे करके अधिकार का कॉन्सेप्ट आया। तो ये मॉडर्न एरा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, यानी यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुआ कि नॉट एन इंडियन कॉन्सेप्ट। सो इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट हुआ करता था, इंडिया में याद रखिएगा राइट वाइट का कोई चक्कर ही नहीं था, कोई अधिकार वधिकार का बात नहीं है। इसीलिए स्कूल में टीचर भी बहुत पीटता था बच्चे को, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी बच्चे को मारने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लेकिन पहले वाला मास्टर ने बहुत मारता था, ठीक है। तो पहले कोई बच्चे के पास भी अधिकार नहीं था, लेकिन था क्या, तो बच्चे को भी कुछ धर्म का पालन करना पड़ेगा, ड्यूटी है, मास्टर जी का सेवा करो, तो ये करो वो करो। अगर आपको ये पता हो कि इंडिया में कभी भी राइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, इंडिया धर्म की बात करता है, ऑब्लिगेशन ड्यूटी की बात करता है, ड्यूटी ऑब्लिगेशंस की बात करता है, ठीक है, ऑब्लिगेशंस की बात करता है। अब इंडियन सोसाइटी में जो सोसाइटी राइट्स की बात कभी करता ही नहीं, अब इंडियन सोसाइटी कैसा है देखिए, इंडियन सोसाइटी कैसा है अब बताइए। इंडियन सोसाइटी एक मॉडर्न सोसाइटी है कि एंशियंट से सोसाइटी टाइप की है। इंडिया आज भी कल्चरली गाइडेड सोसाइटी है, राइट। तो इंडिया एक मॉडर्न सोसाइटी नहीं है, हम मॉडर्नाइजेशन के तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारी आज भी हम मेंटालिटी में जो पूजा पाठ करना, धर्म को फॉलो करना, ये सब को फॉलो करते हैं। तो इंडिया इज़ नॉट अ, इंडियन सोसाइटी कैसा है, नॉट अ मॉडर्न सोसाइटी, ये एक मॉडर्न सोसाइटी नहीं है, मॉडर्न सोसाइटी। तो ये कैसा सोसाइटी है, इट इज़ नॉट अ मॉडर्न सोसाइटी। तो ये कैसा सोसाइटी है, इट इज़ अ
क्या बोलेंगे उसको, एंशियंट सोसाइटी या कल्चरल सोसाइटी, जहाँ पर कल्चर के ऊपर फोकस है, जो एंशियंट कल्चर है हमारा, कल्चरल सोसाइटी। ठीक है, पहला चीज़। और बताइए राइट्स कहाँ का फीचर है, मॉडर्न सोसाइटी या एंशियंट कल्चरल सोसाइटी का? मॉडर्न सोसाइटी। मतलब इंडिया को ये हजम नहीं होने वाला है राइट वाला चीज़, ये नया नया चीज़ है। मतलब मुझे घी खाने का आदत नहीं है और घी अगर मिल जाएगा तो हजम तो नहीं होने वाला, वही वाला चीज़ है। इंडियन सोसाइटी इज़ नॉट अ मॉडर्न सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी इज़ एन एंशियंट सोसाइटी। और ऐसा सोसाइटी में जब राइट्स का बात आएगा तो क्लैशेस भी कई बार होने वाले हैं। ठीक है, देन इंडियन सोसाइटी, जो एक इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पर धर्म का कॉन्सेप्ट प्रिवेल करता है, यहाँ पर धर्म का कॉन्सेप्ट प्रिवेल करता है। धर्म का मतलब होता है यहाँ पर ड्यूटी का कॉन्सेप्ट प्रिवेल करता है। एंड याद रखिएगा, ड्यूटी इज ऑलवेज अगेंस्ट द राइट, एक अधिकार के विरुद्ध में या फिर अधिकार से थोड़ा सा अपोजिट में होता है। ठीक है, तो ये इज जनरली अपोजिट टू राइट। और यही रीज़न है कि राइट्स को लेकर इंडियन सोसाइटी में अक्सर क्लैशेस आपको दिखेगा। जब आप फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको कई बार दिखेगा कि राइट्स और ड्यूटीज़ में कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन, क्लैशेस अक्सर आपको दिखता है। और ये आज तक भी चल रहा है और केस टू केस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको डील करने लग जाती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी के अनुसार मेरा ये ड्यूटी है कि मैं अपने पेरेंट्स लोगों का ख्याल रखूँ, राइट? कि बड़ा हो गया तो फिर भाई अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, ये इंडियन सोसाइटी कहता है, राइट? वेस्टर्न सोसाइटी कहता है कि नो, देर इज़ अ राइट टू लीव विद फ्रीडम एंड ऑल दोस थिंग, मैं अपना लाइफ खुद डिसाइड करूंगा, वो अपना लाइफ खुद डिसाइड करे। और फिर इसीलिए वहाँ पर 18 साल के बाद पेरेंट्स अलग, बच्चा अलग, ये सब अलग अलग भी रहना शुरू करते हैं कि आप अपने हिसाब से रह सकते हैं, राइट? वहाँ पर इस तरीके का ड्यूटी नहीं है, वहाँ पर राइट है, अधिकार है कि आप अपने मौज काटो, मौज में आराम से जियो। ठीक है, चरक का वो जो है ना, क्या सॉरी उसका एक एंशिएंट फिलोसॉफी है जो कहता है कि खाओ पियो और मौज में रहो वाला है। ठीक है, हाँ, उसका नाम समथिंग कुछ है, सी से ही है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ओके, तो बेसिकली अब फिर क्या है, तो राइट्स और ड्यूटीज़ में आप देखिए वेस्टर्न सोसाइटी क्या कहता है, वो कहता है कि भाई खाओ पियो मौज में रहो, चारवाक, हाँ एग्जैक्टली, वो वाला इंडियन फिलोसॉफी ऑफ स्कूल में आएगा जो ये कहता है कि आपको खाओ पियो मौज में रहो। ठीक है, और दूसरा इंडियन, एक्चुअल में इंडियन सोसाइटी क्या कहता है, वो कहता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में क्लैशेस बहुत अक्सर आपको दिखेगा, ड्यूटी वर्सेस राइट्स, ये बहुत ही ईजिली विजिबल है इंडिया में। तो अब इसके बीच में हम बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे, ये काम करता है आपका जुडिशरी, जो आपको ये पूरे टॉपिक में दिखेगा, धीरे धीरे करके आपको दिखेगा कि कैसे ये बैलेंस है। तो इंडियन सोसाइटी में राइट्स का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा समझने वाला चीज़ है, मतलब इट इज़ नॉट सो सिंपल एज इट इज़ इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ राइट है, ड्यूटी नहीं है। तो ड्यूटी नहीं है तो क्लैश नहीं है, और क्लैश नहीं है तो चीज़ें बहुत सिंपल है समझने के लिए। लेकिन इंडियन सोसाइटी में राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच में बैलेंस आपको बनाकर चलना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि राइट्स ज़्यादा हो गया तो ड्यूटी साइडलाइन हो गया, और ड्यूटी साइडलाइन हो जाएगा तो सोसाइटी आपका पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और आज के मॉडर्न एरा में क्योंकि आप मॉडर्निटी के तरफ में बढ़ रहे हैं, तो फिर राइट्स को भी साइडलाइन नहीं किया जा सकता, राइट्स को भी रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। तो इसके बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, और यही चैप्टर में आप देखेंगे कि जुडिशरी कैसे इन चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ हमने राइट्स के बारे में देखा। बाकी अभी हम जो बात करने एक्चुअल में जा रहे हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ राइट्स। राइट्स कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, देखिए। सो द टॉपिक नेक्स्ट हेडिंग इज इवोल्यूशन ऑफ राइट्स। देखिए, सबसे पहला टाइप का जो राइट ह्यूमन सोसाइटी में इमर्ज हुआ उसको कहा जाता है सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स, या सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एक व्यक्ति का राइट्स है, उसका रिलेशन विद स्टेट को शो करता है, राइट? ये वह अधिकार है, वैसे कोई भी राइट्स जो एक ह्यूमन का उसके स्टेट यानी अथॉरिटी के साथ रिलेशन को शो करता है, वैसे सारे राइट्स को सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कहा जाता है। जैसे राइट टू वोट कौन सा राइट हो गया, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, सो ये राइट्स वो राइट है जो रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड
इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का उसके राज्य के साथ में संबंध को दर्शाता है, वैसे राइट्स को क्या कहा जाता है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। देन सेकंड चीज, ये राइट्स समाज का राइट नहीं है, ये याद रखिएगा, ये एक इंडिविजुअल का राइट है। आपका रिलेशन विद स्टेट, आपका रिलेशन विद स्टेट, आपका रिलेशन विद स्टेट, सबका इंडिविजुअल रिलेशन विद स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। अगर समझिए आपको वोट देने नहीं दिया तो इसका मतलब क्या दूसरे लोगों का भी राइट का उल्लंघन हो गया? समझिए, सिर्फ इनका हुआ है ना। मतलब अगर एक व्यक्ति को, अगर मुझे राइट्स, मैं जा रहा हूं वोट देने के लिए 2024 के इलेक्शन में, मुझे वोट देने से रोक दिया गया, तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ मेरे अधिकार का उल्लंघन हुआ है कि हम सबके अधिकार का उल्लंघन हुआ है? सिर्फ मेरा। आप लोग तो जाकर वोट दिया ही है ना। तो याद रखिएगा, ये एक इंडिविजुअल राइट होता है। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट एक इंडिविजुअलिस्टिक राइट है, लिस्टिक राइट की कैटेगरी में इसको डाला जाता है। ये एक इंडिविजुअलिस्टिक राइट है। इस राइट्स की सबसे पहली बार वकालत कहां पर हुआ है? तो लिबरल कंट्री में, डेमोक्रेटिक लिबरल कंट्री में। तो ये राइट का सोर्स कौन है? तो डेमोक्रेटिक लिबरल कंट्रीज, ठीक है। तो इसको आप बोलेंगे, इसका ओरिजिन हुआ है लिबरल वर्ल्ड में, लिबरल वर्ल्ड, ठीक है जी। अब इसका एग्जाम्पल एक आप लिख लीजिए, राइट टू वोट। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो सब भी इसी कैटेगरी में आता है। अच्छा, एक और चीज़ समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि सचिन तेंदुलकर बताइए इंडियन है कि नहीं है ना? इंडियन भी है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है कि नहीं है? क्रिकेटर भी है। सचिन तेंदुलकर फादर है कि नहीं है? फादर भी है। सचिन तेंदुलकर हस्बैंड है कि नहीं है? भी है। तो अब आप बोलेंगे कि सर लेकिन इंडियन है तो फादर कैसे हो गया, और इंडियन है तो क्रिकेटर कैसे हो गया? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक पर्सन मल्टीपल रोल में होता है, राइट। और उसका फादर और इंडियन होना ये क्लैश नहीं है, इंडियन और अमेरिकन होना वो क्लैश होता है। एक कैटेगरी में आप कंपेयर करके देखते हैं, ये अलग अलग कैटेगरी का कंपैरिजन नहीं किया जाता है, ठीक है। वैसे ही एक अधिकार नंबर ऑफ अलग अलग कैटेगरी में भी फॉल करता है। जैसे राइट टू वोट, राइट टू वोट क्या है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, प्लस ये एक पॉलिटिकल राइट भी हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अगर इमेजिन करिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता तो हम बोलते कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, राइट। या ये नहीं होता, क्या बोलते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू वोट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। राइट टू वोट आपका उस कैटेगरी में फॉल करता है, स्टैट्यूटरी राइट के कैटेगरी में इंडिया में। सो राइट टू प्रॉपर्टी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है, तो ये कैसा राइट हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन राइट। और क्योंकि वो आपका, अगर कोई जैसे राइट टू वोट, वोट ही ले लीजिए, राइट टू वोट एक्ट द्वारा मिला है तो वो हो गया स्टैट्यूटरी राइट। लेकिन वही राइट टू वोट क्योंकि शो करता है आपका रिलेशन विद स्टेट, तो वो पॉलिटिकल राइट भी हो गया। तो एक ही राइट मल्टीपल कैटेगरी में भी फॉल करता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता हुआ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट टू लीव विथ डिग्निटी, इज इट अ नेचुरल राइट? राइट टू लिव विद डिग्निटी नेचुरल राइट है, क्या वो ह्यूमन राइट है? राइट टू लिव विद डिग्निटी एक ह्यूमन राइट है, क्योंकि ह्यूमन राइट है तो नेचुरल राइट भी है। राइट टू लिव विद डिग्निटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 21 में हमें मिलता है। तो बताइए, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स में फॉल करता है, तो क्या ये राइट टू लिव विद डिग्निटी फंडामेंटल राइट्स है? हाँ जी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है? कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है। ये चारों कैटेगरी में है, लेकिन फिर हम इसको इंपॉर्टेंस किसके बेसिस पे देंगे? तो आपको वो कैटेगराइज करना पड़ता है, वो धीरे धीरे पता चलेगा कि अगर कोई राइट चारों कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, ये आपको कुछ टाइम बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि कोई एक राइट मल्टीपल कैटेगरी में भी फॉल करता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ राइट जो ह्यूमन सोसाइटी में इमर्ज हुआ। ये वो राइट है जो एक व्यक्ति का उसके राज्य के साथ संबंध को दर्शाता है, शो करता है। ये इंडिविजुअलिस्टिक राइट है क्योंकि ये व्यक्ति का राइट है, समाज का राइट नहीं है। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? तो लिबरल वर्ल्ड में, वेस्टर्न लिबरल वर्ल्ड में इसका ओरिजिन हुआ है। इसमें एग्जाम्पल हो गया राइट टू वोट हो गया, प्लस फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे राइट्स हैं, वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है जी, करेक्ट। देन सेकेंड टाइप ऑफ राइट, इवोल्यूशन में जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ राइट्स जिसका इवोल्यूशन हुआ वो है आपका सोशल एंड इकोनॉमिक राइट।
यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, इस कैटेगरी में जो फंडामेंटल राइट्स है वो सब भी इसी में फॉलो करता है, इस कैटेगरी में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स इस कैटेगरी में फॉलो करता है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के कैटेगरी में, ठीक है जी। अब आते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक राइट। ये वह राइट है जो आपका स्टेटस इन सोसाइटी को मेंटेन करके रखने के ऊपर एम्फसाइज करता है। मतलब सोसाइटी में आपको एक इक्वालिटी रहना चाहिए, सोसाइटी में आपके पास डिग्निटी होना चाहिए, इकोनॉमिक सेंस में आपके पास एक पर्टिकुलर स्टेटस होना चाहिए, इस तरीके की बात करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बात है, दिस इज बेस्ड ऑन सोशल या कम्युनिटी राइट, इट इज़ वन टाइप ऑफ कम्युनिटी राइट या सोशल राइट, ठीक है। इट इज अ कम्युनिटी राइट या आप बोलिए क्लास बेस्ड राइट, कम्युनिटी से अच्छा है क्लास बेस्ड राइट्स, राइट। इसका ओरिजिन हुआ है सोशलिस्ट वर्ल्ड में, इसके जो क्लास बेस्ड है, तो क्लास बेस्ड मतलब फॉर एग्जांपल पुअर लोगों का राइट, गरीब लोगों का राइट, अमीर लोगों का राइट, रिच लोगों के कुछ राइट्स होंगे, पुअर लोगों का, रिच को क्या ही राइट देंगे आप, ये बात करते हैं, बैकवर्ड्स लोगों का राइट्स, राइट। कोई भी ऐसा राइट्स जो बैकवर्ड्स लोगों के राइट्स है, कोई भी ऐसा राइट्स जो पुअर लोगों के राइट्स है, ठीक है। तो इस तरीके का जो राइट्स होता है वो बात करता है आपका सोशो इकोनॉमिक राइट, जिसका इमर्जेंस सोशलिस्ट वर्ल्ड में हुआ है एंड दिस इज अ क्लास बेस्ड राइट। इंडियन सोसाइटी में या इंडिया में ये इसका एग्जाम्पल आपको कहाँ पर दिखेगा, तो DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन्हीं टाइप के राइट्स को दर्शाता है, ठीक है। तो दीज आर अनदर टाइप ऑफ राइट्स विच आर मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन अंडर DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये सेकेंड फेज ऑफ राइट्स है, पहला फेज ऑफ राइट्स है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सेकेंड फेज ऑफ राइट्स है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है। और थर्ड एंड आखिरी फेज ऑफ जो राइट्स है वो है कल्चरल एंड डेवलपमेंट राइट, कल्चरल एंड डेवलपमेंट राइट, ठीक है जी। कल्चरल एंड डेवलपमेंट राइट ये थर्ड कैटेगरी का राइट है। ये एक कम्युनिटी बेस्ड, यहाँ पर आप वर्ड यूज करते हैं कम्युनिटी बेस्ड राइट, इट इज अ कम्युनिटी बेस्ड राइट, ठीक है। ये जनरली कौन से वर्ल्ड में मिलता है, तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी में। मल्टी कल्चरल वह सोसाइटी जहाँ पर बहुत सारे कल्चर वाले लोग रहते हैं। याद रखिएगा, अगर मैं बोलूँ एक क्लास में सिर्फ हिंदू लोग रहते हैं तो वो हो गया सिंगल कल्चर वाला सोसाइटी, लेकिन किसी क्लास में हिंदू है, मुस्लिम है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो हो गया मल्टी कल्चरल। मल्टी कल्चरल में क्या होता है, क्या हिंदू मुस्लिम जो सब लोग हैं सबका सेम नंबर होगा, नहीं, कोई ज़्यादा हो सकता है, किसी का नंबर कम हो सकता है। तो एक मेजॉरिटेरियन होगा, कोई माइनॉरिटी होगा, और किसी भी सोसाइटी में या किसी भी क्लास या कहीं पर भी अगर कोई मेजॉरिटी और कोई माइनॉरिटी है तो आमतौर पे ये नोटिस किया जा सकता है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को सप्रेस कर देगा। तो आपको चाहिए कि उस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करके रखें। तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी बेसिकली माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बात करता है, ठीक है। सो कल्चरल एंड डेवलपमेंट राइट्स बेसिकली एक कम्युनिटी बेस्ड राइट है। ये बेसिकली इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है मल्टी कल्चरल सोसाइटी, मल्टी कल्चरल सोसाइटी, ठीक है। मल्टी कल्चरल सोसाइटी कौन सी सोसाइटी होती है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी वो जहाँ पर नाम से ही क्लियर है बहुत सारे कल्चर होंगे, लेकिन इट एम्फसाइज ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। इट एम्फसाइज, इसका ज़्यादातर जोर किस चीज़ पे रहता है कि उन लोगों के माइनॉरिटीज़ लोगों को प्रोटेक्ट करना। इट एम्फसाइज ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपको कहाँ पर दिखेगा, तो इसका एग्जाम्पल आपको मिलता है आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30, वो सब जो माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बात करता है, ठीक है।
तो ये है डिफरेंट राइट्स जिनका इवोल्यूशन हुआ। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, कल्चरल एंड डेवलपमेंटल राइट्स। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आपको फिर स्टेटमेंट राइट या रॉन्ग के फॉर्म में बताना है। स्टेटमेंट है द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीज, मतलब उसके अंदर आपको मिलेगा क्या, द एलिमेंट ऑफ मल्टीकल्चरल सोसाइटी। मल्टीकल्चरल सोसाइटी का एलिमेंट्स आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, आर्टिकल 29 एंड 30 के फॉर्म में, ठीक है।